everyone. So now we are going to start with the next chapter of cost accounting, and this is probably the last practical chapter. Then we will be left with one or two theoretical chapters only. And this chapter carries a very huge weightage in your examination. You can expect in total 15 to 20 marks from this chapter. The chapter is accounting and control of overheads. अभी तक हमने जितना भी पार्ट किया था, यूनिट 1 में हमने लेबर वेजेस को कवर किया, यूनिट 2 में हमने रिकन्सिलिएशन किया, या फिर हमने यूनिट कॉस्टिंग का चैप्टर किया. बट कॉस्ट शीट का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओवरहेड्स. ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको हम ओवरहेड्स बोलते हैं. ओवरहेड्स को आपके कॉस्टिंग में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे एलोकेट या अपोर्शन किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हमने अभी तक ओवरहेड्स का मीनिंग क्या किया है कि एक ऐसा एक्सपेंस जिसको आप किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में या पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट में या प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं कर सकते कि ये खर्चा किस प्रोडक्ट पर कितना हुआ है. यू कैन नॉट एलोकेट डायरेक्टली, तो इसी वजह से वो ओवरहेड्स होते हैं. बट कुछ ऐसे बेसिस बनाए गए हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाई गई हैं जिनके कारण हम अपने ओवरहेड्स को डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स में किसी पर्टिकुलर बेस को लेकर एलोकेट या अपोर्शन कर सकते हैं. हालांकि वो बेस एक काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड बेस नहीं रहता. आप उसको डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली कुछ अलग मेजर्स के बेसिस पर उनको एलोकेट या अपोर्शन करते हो. अब वो कैसे करना है वो हमारे नेक्स्ट की क्लासेस रहेंगी कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपने ओवरहेड्स को डिफरेंट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या कॉस्ट सेंटर को एलोकेट करते हैं या अपोर्शन करते हैं. अब यहाँ पर हमारा, क्योंकि सारे का सारा चैप्टर आपका ओवरहेड्स पर ही बेस्ड है. ओवरहेड्स आपको पता है कि कॉस्ट शीट में कितने टाइप्स के हैं. सबसे पहले आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स आता है. वो ओवरहेड्स जो आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के रिगार्डिंग किए हैं, वर्क के रिगार्डिंग किए हैं. देन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आते हैं, वो एक्सपेंसेस जो हमने ऑफिस में किए हैं, जो एडमिनिस्टर करने के लिए किए हैं या फिर मेंटेनेंस के लिए किए हैं. किसकी मेंटेनेंस के लिए? ऑफिस की मेंटेनेंस के लिए. या फिर हमारे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो हमने सेल्स को करने के लिए या सेल्स को प्रमोट करने के लिए, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया है. तो उन एक्सपेंसेस को, उन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं. अब यहाँ पर आपके पास जो अब पार्ट रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे एक और तरह के भी ओवरहेड्स होते हैं, जिसका एक छोटा सा पार्ट हमने लास्ट चैप्टर में क्वेश्चन में भी कवर किया है. वो होता है फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स. ना फिक्स्ड ओवरहेड्स वो ओवरहेड्स रहते हैं जो वॉल्यूम के इंक्रीज होने से या आउटपुट के इंक्रीज होने से एक्सपेंसेस इंक्रीज नहीं होते. सो ऐसा कोई भी एक्सपेंस अगर है तो वो आपका फिक्स्ड ओवरहेड है. मतलब कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो इंक्रीज नहीं हो रहा विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ आउटपुट और नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड योर फिक्स्ड ओवरहेड. अब आपका जो वेरिएबल ओवरहेड होता है वो कौन सा है? वो ऐसा ओवरहेड जो वॉल्यूम के इंक्रीज होने से, यूनिट्स के इंक्रीज होने से या आउटपुट के इंक्रीज होने से इंक्रीज हो रहा है. तो उन ओवरहेड्स को हम वेरिएबल ओवरहेड्स बोल देते हैं. अब इससे जो नेक्स्ट हमारा होता है वो होता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स. Now the next category is semi variable overheads. अब सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स वो हैं जो एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो फिक्स्ड रहते हैं, बट जैसे ही हमने अपनी वो लिमिट इंक्रीज कर दी या एक्सीड कर दी, वो वेरिएबल बन जाते हैं. अब ऐसा सेम पार्ट हमने अपने लास्ट चैप्टर में क्वेश्चन में भी किया था, कैपेसिटी वाले क्वेश्चन में, यूनिट कॉस्टिंग में, कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो 50% कैपेसिटी तक तो फिक्स्ड हैं, कि अगर आप 50% कैपेसिटी तक ऑपरेट करते हो या उससे लेसर पर ऑपरेट करोगे फिर तो आपके एक्सपेंसेस सेम रहेंगे. बट जैसे ही आपने 50% कैपेसिटी को एक्सीड कर दिया, उस केस में आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे. तो उन एक्सपेंसेस को हम सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस बोलते हैं. वो फिक्स्ड और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है. सो दिस वाज द बेसिक मीनिंग और द इंट्रोडक्टरी पार्ट कि ओवरहेड्स क्या होते हैं, किस पार्ट में इनको डिवाइड किया जाता है. अब आता है आपको ओवरहेड्स को अपोर्शन या एलोकेट कैसे किया जाता है. नॉर्मली इसके डिफरेंट मेजर्स रहते हैं. ग्राफिकल मेजर होता है, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है. सो वी आर गोइंग टू नाउ स्टडी दोज मेथड्स. और फिर हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, वो होगा आपका मशीन आवर रेट, कि एक मशीन 1 घंटे में आपको कितनी कॉस्ट प्रोड्यूस करके दे रही है, कितनी कॉस्ट उस पर लग रही है 1 घंटे के अकॉर्डिंग, हमने वो कैसे निकालना है, दैट वी विल सॉल्व.
and that is the most important topic of this chapter. So the very first method of distribution of overheads is primary distribution overheads method. That is probably a very easy method of distributing the overheads. Simply आपको लर्न क्या करना है, आपको ये बेसिस को एक बार गो थ्रू होना है, थॉरोली इनको रिवाइज करना है बार बार. अब इस मेथड में हम क्या करेंगे, हम कुछ एक्सपेंसेस को किसी एक पर्टिकुलर बेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे और वो बेसिस उनके नेचर के ऊपर हमने डिसाइड किया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक खर्चा है रेंट का, वी हैव वन एक्सपेंस ऑफ रेंट हेयर. अब रेंट किसका होता है, बिल्डिंग का या किसी एरिया का. लेट्स सपोज हमारे पास एरिया का एक लैंड का रेंट है ₹10,000 पर एनम. तो अब हम उसको डिवाइड कैसे करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कि किस डिपार्टमेंट ने उस पर्टिकुलर एरिया का कितना पोर्शन लिया हुआ है. मीन्स अगर मेरे पास ये एक पर्टिकुलर लैंड है, इसके मेरे पास ये 3 एरियाज है, ये आपके 1 है, दिस इज 1 पार्ट एंड दिस इज इक्वल टू 2. रेशो मैंने डिसाइड कर ली 2:1:1. ये एक पर्टिकुलर लैंड है, रेंट पर लिया हुआ है और इसका जो रेंट बनता है वो बनता है 30,000 पर मंथ, हमें गिवन है. अब आपको इस पर्टिकुलर रेंट को डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया. ऑब्वियस है, रेंट को एरिया के बेसिस में हम कर सकते हैं. अब प्रोडक्ट के बेसिस में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास कोई बेस नहीं है, तो हमने सोचा कि रेंट को एरिया के बेसिस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे. सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पर हमें रेशो गिवन है, प्रोपोर्शन गिवन है, 30,000 को 2:1:1 में डिवाइड कर देंगे. 20,000 10,000 20,000 इट विल बी 15,000 7,500. सो आपको एक आइडिया आ गया कि रेंट को एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं. वैसे ही रेट्स एंड टैक्सेस को भी एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है. नेक्स्ट आपका हो गया रिपेयर्स ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन या इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स. ऑब्वियस है, अगर किसी एसेट की डेप्रिसिएशन है तो आप उसको उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो. वी विल कम टू नो हाउ टू डिवाइड जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे. आपको फॉर द टाइमिंग इस पूरे टेबल को समझना है. लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी है तो हम उसको कैसे डिवाइड करें कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जितने नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स हैं, ऑब्वियस है वो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स ही कंज्यूम करेगी, तो उसको उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं. हालांकि ये बेस एक्यूरेट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जितने नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स हैं वो उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें. मे बी उनके कुछ लाइट पॉइंट्स वर्क ना करें, बट स्टिल वी नीड टू फाइंड वन सर्टेन बेस जिसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पर लाइट पॉइंट्स का एक पर्टिकुलर बेस ले लिया. देन पार. अब जो पार होती है वो आपकी हॉर्स पावर के अकॉर्डिंग डिफाइन की जाती है कि उस पर्टिकुलर प्लांट की हॉर्स पावर कितनी है और उसने कितने घंटे काम किया है. देन एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस, सुपरविजन, टाइम कीपिंग. जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उतना ही उनकी मेंटेनेंस के ऊपर, उनकी इंश्योरेंस के ऊपर खर्चा होगा. सेल्स डिपार्टमेंट में अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो ऑब्वियस है सेल्स डिपार्टमेंट के इंश्योरेंस के ऊपर ज़्यादा खर्चा होगा. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ कम हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के इंश्योरेंस के ऊपर खर्चा कम होगा. मेंटेनेंस एक्सपेंस कि हमने सारे के सारे ऑफिस को मेंटेन करना है. अब वो डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कितने घंटे काम कर रहा है. वो जितना ज़्यादा काम करेगा उतनी ही उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है. जितना वो डिपार्टमेंट कम टाइम के लिए काम करता है उसकी मेंटेनेंस उतनी ही कम ज़रूरत होगी. इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपके डायरेक्ट लेबर की फॉर्म में उसको डिवाइड कर दिया जाता है. कैंटीन की सर्विसेज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस या कंटेनर्स उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में यूज़ हो रहे हैं. देन ESI, प्रोविडेंट फंड, हर एक डिपार्टमेंट को जितनी वेजेस जा रही हैं, वेजेस मतलब डायरेक्ट वेजेस, तो आप इनको डायरेक्ट वेजेस के अकॉर्डिंग एलोकेट कर दोगे. देन स्टोर सर्विसेज एक्सपेंसेस कि स्टोर कितना यूज़ किया जा रहा है, गोडाउंस को कितना यूज़ किया जा रहा है. जितना आप मटेरियल यूज़ करोगे ऑब्वियस है उतना ही गोडाउंस को यूज़ करेंगे. तो जितना आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है आप उसके बेसिस में अपने स्टोर के चार्जेस को अपोर्शन कर दोगे. इनडायरेक्ट मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल में कर दो, इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस में कर दिया था. क्रेच एक्सपेंसेस, जितने नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको डिवाइड करेंगे. देन स्टीम एक्सपेंसेस. अब स्टीम एक्सपेंसेस मतलब कुछ तो आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए, कुछ आपको टेक्निकल वर्क के लिए चाहिए. तो जितना हर एक का एक पोर्शन रहता है इन दैट पार्ट उसको उसी में ही हम एलोकेट करेंगे. लास्ट आपका हो गया सन्ड्री ओवरहेड्स.
सन्ड्री ओवरहेड्स को मशीन आर के वेजेस के बेसिस पर और डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। मशीन आर रेट हम निकालेंगे भी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तब आपको क्लियर होगा कि मशीन आर होता क्या है। तो आपको अब ये टेबल कुछ हद तक लर्न करना है, ये थॉरली बार बार रिवाइज करना है। अदरवाइज क्वेश्चन देखकर भी हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है कि आपको कौन सा बेस किसके ऊपर अप्लाई करना है। So revise this table thoroughly. We will continue with the practical question of this method from the next video. Thank you.